खबर है, मैं खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ मीर भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, मोदी को कश्मीर के हवाले से ये नाटक क्यों करना पड़ रहा है? कोई मीनिंगफुल इसमें से निकलेगा? और क्या इंटरनेशनल प्रेशर है? असल अंदर की कहानी क्या है, इस पर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की अपीलें खारिज हो चुकी हैं, इस पर क्या लीगल पॉइंट्स हैं और क्यों जो है उन्हें की ज़रूरत पेश आई, हालांकि शायद सेल्फ एविडेंट था कि कैसे उन्हें रिलीफ मिल सकता है वैन ही इज़ एब्सकॉन्डर। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक गवर्नेंस का फुकदान क्यों है, और साथ ही बात करेंगे कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ मकानों की कमी है और इस कमी में हर साल इजाफा हो रहा है। ये DC रेट और असल रेट का क्या फ्रॉड है, उसमें कितने अरबों का टैक्स खाया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। मगर बड़ी साहब, पहले तो ये जो मोदी इंटरनेशनल प्रेशर आ गया, बड़ी साहब क्या है, या हमें ड्रामा कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, ना कोई प्रेशर है भारत पे, ना कुछ है। मेरा एक ज़ाती ख्याल है, देखें 35 ये वैसे की वैसी है, 370 वैसे की वैसी है। हुर्रियत पसंदों को उन्होंने बुलाया नहीं, जिनको बुलाया एक फॉर्मेलिटी है कि देखें हमने इन सबको बुलाया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की। मेरा एक ख्याल है उसका नया ड्रामा है। एक तरफ तो अपने बख्तर बना रहा है, उधर मकबूजा कश्मीर में हर तरफ अपनी आबादकारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए देखें, मुझे आज़ाद मकबूजा कश्मीर के लोगों को साथ मिला रहा हूँ, जबकि ये कठपुतली उसके हाकम रहे हैं। असल बात तो ये है ना, अगर वो हमारे साथ 370 और 31 कर देता है फिर तो है, बाकी अदरवाइज ड्रामा है। लेकिन जनरल साहब यकीनन हमसे जनरल साहब हमारे साथ हैं, मगर बीच में एक ब्रेक आ जाएगी। जनरल साहब, मगर हम बात का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि अजान की ब्रेक होती है, मगर बात थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, आप शुरू करते हैं, फिर ये गुफ्तगू जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। जनरल साहब, वेलकम टू द शो। ये तो पहले आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या अहमियत है डिप्लोमेटिकली, वो क्या गेन करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज से, और इस एक्सरसाइज में क्या कोई हमें रिलीफ देना जो है हो सकता है, या सारा ये आपको क्या लगता है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, इन्होंने मोदी ने अपनी जो आइंदा के लिए प्लान बनाई है, उस प्लान की अप्रूवल और असेंबली की बहाली मशरूत रख के वो इनसे बातचीत करना चाहते हैं। प्लान ये है कि यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी कायम करनी है कश्मीर में और मुसलमानों को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना है। आज 87 सीटें 87 सीट्स हैं कश्मीर की असेंबली की, उनमें से 4 सीटें हैं लद्दाख की और गालबन कारगिल की भी 1-2 सीटें हैं। उनको ये अलग करके तो बनाना चाहते हैं कि वो पक्का यूनियन टेरिटरी रहे, कश्मीर से अलग हो जाए। उनकी जगह पे 3 या 4 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू के साथ बनाने लगे हैं और उनमें पीर पंजाल जो है रेंज है, इसके साथ जम्मू की तरफ 3 अजला हैं कश्मीर के, सोपोर वगैरह, उनको शामिल कर रहे हैं जम्मू के साथ। इस तरह ये सीटें 7 बढ़ा के और फिर यहाँ पे आबादकारी इन्होंने की है, क्योंकि जैसे भट्टी साहब अभी फरमा रहे थे कि आर्टिकल 35 ऑपरेटिव है, उसके तहत हिंदू शहरी इतनी ज्यादा शहरियत दे दी गई है कि उन लोगों को रहने का नहीं कि वो आके कश्मीर में रहे, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट है। वो जहां भी रहते हैं, जिस दिन वोटिंग होगी वो आके वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह वो हिंदू मेजॉरिटी जो है वो मिलेगी। कश्मीर की सीटें पूरी करके लद्दाख अलग करके तो इनको वैली उसमें चले जाएगी माइनॉरिटी में, और जम्मू और जो एडिशनल अजला या कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके साथ बना रहे हैं वो मेजॉरिटी में आएगी। नतीजा ये कि मुसलमान यहाँ पे हमेशा के लिए एक माइनॉरिटी की शक्ल इख्तियार कर लें। अब इसमें हो सकता है कि सौदेबाजी ये हो कि चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो मुसलमान को दे दी जाए, फारूक अब्दुल्ला को दे दी जाए, लेकिन नीचे सारा सेटअप जो है वो उसी का हिंदू का हो, वो चलने न दें, चीफ मिनिस्टर को कुछ करने ही न दें। तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये जो चूंकि जो फारूक अब्दुल्ला फैमिली है, या आप देख लीजिए ये मुफ्ती महबूबा की फैमिली है, मुफ्ती फैमिली, ये लोग वो हैं जो हमेशा से इंडिया की लाइन टो करते हैं। ये किसी न किसी चीज पे सौदेबाजी करके तो शामिल हो जाते रहे। ये 11 पार्टियां जो उन्होंने शामिल की थी, उनमें 4-5 तो हिंदू पार्टियां हैं, बाकी मुसलमान पार्टियां, लेकिन वो सारे बिकाऊ माल हैं, जिसमें सजाद लोन वगैरह ये लोग हैं जो कि बिल्कुल बिकाऊ हैं और मोदी के इशारों पे चलते हैं। लिहाजा उनको तवक्को ये थी कि ये सारे आके इस सिस्टम को जो नया हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ये कबूल कर लेंगे, इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे, एग्री कर जाएंगे, और इसके बदले में हम
असेंबली बहाल करेंगे, और असेंबली बहाल होगी तो उनका काम बन गया मोदी का, वो हिंदू मेजॉरिटी बन गई। ये वो अच्छा जल साहब, ये मैं महबूबा मुफ्ती आपको सुनवा, आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया। जी जी जनरल साहब, जैसे आप बता रहे हैं और वैसे भी आप जैसे साहिब इल्म और दफाई तजर कर, इसका मतलब है फिर भारत तो अपने मकासद में कामयाब हो गया। अगर कोई डम्मी सा होता इस तरह इन्हें दे भी देता है, लेकिन कमांड तो उसकी रही जो फिर मकसद चाह रहा था, जो उसके अजाइम थे, जिसके लिए पाकिस्तान ने, मकबूजा कश्मीर की अवाम ने इतनी कुर्बानियां दी, वो तो फिर आएगा ही लगता है बज़ाहिर बादियों नजर में। देखिए मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको करूं कि ये सारे शक्ल को बदल देगा इसके की इस वजह से कि कश्मीर अगर उसको रियासती असेंबली बहाल होती है तो ये भारत की दूसरी रियासतों की तरह एक रियासत हो, तो आर्टिकल 370 रेलेवेंट नहीं रहा। और ये अब जो आप बात कर रहे हैं उसमें मैं सिर्फ ये करूं कि 72 साल जो गुजरे हैं उसमें यही वो पार्टियां थी जो भारत के साथ तावन करती रही, जिसकी वजह से भारत को यहाँ कामयाबी रही और हुर्रियत के लोगों को उन्होंने बाहर रखा। अगर ये गद्दार लोग शामिल ना होते, ना मिलते, तो कभी भी या तो कश्मीर में इलेक्शन ना होते, और अगर इलेक्शन होते तो ये कभी ना होता कि उसके नतीजे में कोalition गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम जनरल साहब बात की, हुर्रियत पसंदों को तो उन्होंने अब भी नहीं बुलाया। क्या ये एक स्कीम आपको सोची समझी मकारी चाल लग रही है? लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हुर्रियत वाले जेलों में हैं। अभी आपको याद होगा कि अशरफ चराई साहब जेल में इंतकाल करके गए, तो ये तो सारे जेलों में पड़े हुए हैं। इसका पहला मुतालबा तो ये होना चाहिए था कि उनको पहले निकालें और उनको इन्वाइट करें। ये मोदी ने चाल चली है जो बिल्कुल उसको यही ख्याल है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, जब फारूक अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला को इन्होंने डिटेंशन से रिहा किया है तो उनके साथ ये तय पाया था कि हम असेंबली किसी स्टेज पे बहाल करेंगे और आपको चीफ मिनिस्टरशिप देंगे। फारूक अब्दुल्ला को यहां तक ऑफर हुई थी कि आपको भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनाए। ये जो चीजें हैं, जल साहब मैं अजान की ब्रेक पे जा रहा हूं, अजान की ब्रेक पे यहीं से बात शुरू करेंगे जल साहब। और अफगानिस्तान जो एक बड़ी सूरत हाल है, अजीब गरीब रूनुमा हो रही है अमेरिकन फोर्सेस की विदड्रॉल के बाद, इन पर सैर असल बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी जल साहब, आप एक तो ये बात कर रहे थे कि लेकिन इसके बाद हम आएंगे अफगानिस्तान पे भी, मगर ये बात आप मुकम्मल कर लें कि ये किस तरीके से वो डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और फिर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अफगानिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ख़ास तौर पर इस जंक्चर पर। जी जल साहब प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए यहाँ जो इशू है वो ये है कि ट्रेडिशनली ये जमातें, ये खानदान जो हैं, इनको कोई ना कोई हड्डी फेंकी जाती रही और ये इंडिया से तावन करते रहे। इनको छोड़ते वक्त जब डिटेंशन से निकाला उस वक्त भी इनको वादे वही किए गए और फारूक अब्दुल्ला से ये कहा गया था कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे इंडिया का, भारत का, आप हमारे साथ तावन करें। अब वो तावन की शक्ल अब तैयार है और अब ये डिपेंड करता है कि ये लोग कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इन चीजों का कश्मीर में रिएक्शन भी होगा। भारत ने अभी तो बंद किए हुए हुर्रियत के लोग, लेकिन बारसूरत कुछ न कुछ बाहर रिएक्शन आएगा। जिस दिन हुर्रियत के लोग बाहर आए तो उस दिन ज्यादा मसला। अगर गवर्नमेंट बन भी जाती है रियासत की और ये चीफ मिनिस्टर वगैरह बन जाए कोई इनमें से, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये अवाम को फेस कर सकें, जबकि हुर्रियत के लोगों को जेलों में रखा हुआ है। तो कश्मीर के अपने लीडर्स को अल्टीमेटली हुर्रियत के लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। वो बाहर निकलेंगे तो ये। अच्छा जना साहब, मैं एक सवाल करता हूँ, अगर ये महबूबा मुफ्ती को 370 पसंद नहीं है तो बेहतर ये ना होता कि इस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले वो शर्त रखते कि हुर्रियत पसंद के जितने भी रहनुमा उन्हें जेलों से रिहा करे और इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का उन्हें भी हिस्सा बनाए, अगर उनकी इतने ही सिंसियर हो गए हैं ये वहां की अवाम के साथ। देखिए ये मेरा ख्याल है ये इन्होंने करना ही नहीं था। उसकी वजह ये है कि अंदर से ये तैयार हैं भारत के साथ तावन करने के लिए, जिसकी वजह से, वरना ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस स्टेज के ऊपर जब मोदी बुला रहा है तो बजाय इसके कि ये जाके वहां एक शर्मिंदगी उठाएं या उससे इत्तफाक करें ना करें, यहाँ शराइत रख देते कि जी हम आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले ये चीजें करें। लेकिन उन्होंने नहीं की। उससे आप यही अंदाजा कर लें कि ज़हनी तौर पे ये माइल हैं इस बात के लिए कि हमने भारत से तावन करना है। सो छोटी मोटी कोई रियायत शायद मांग लें, लेकिन
बुनियादी चीज वही है जो आपके अपने मफादात हैं, जिसमें उनको ऑफर्स की हुई हैं या उनको कोई उन्होंने पेशकश की हुई है कि आपको ये दे देंगे, ये लगा देंगे। तो ये इसमें बड़े बड़े घटिया लोग बैठे हैं। जी मालिक साहब, आप जनरल साहब मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। मेरा कमेंट ये है कि अगस्त 2019 से पहले ये बहस थी कि पाकिस्तान एक फरीक है मसला कश्मीर का, और इंडिया हमेशा यही कहता रहा कि शिमला मुआहदे के तहत ये बायलैटरल इशू है, आप हमसे बात करें। यहाँ पे बहस ये होती थी कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे अमल दरामद होना चाहिए। अब हम इस सिचुएशन में आए हुए हैं कि जी 2019 का स्टेटस वापस आ जाए, तो मसला कश्मीर किधर गया, पाकिस्तान किधर गया, अक़वाम मुत्तहिदा किधर गई। मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया असल है, झूठ है, फ्रॉड है, वो APC कर रहे हैं। वेयर इज़ पाकिस्तान? हमारे यहाँ तो कोई APC नहीं। मेरी तो कभी पार्लियामेंट ने मुझे नहीं बताया कि पाकिस्तान की अब कश्मीर पॉलिसी क्या है, हम किधर जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द पाकिस्तान पोजीशन? देखिए, जो पोजीशन ली हमने वो ये है कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को अगर ख़त्म करें तो फिर बातचीत का आगाज हो सकता है। हमने ये नहीं कहा कि आज हम सिर्फ वही मांग रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि उस वक्त तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि कश्मीर के मामले के ऊपर आप 2019 से किस्से को ख़त्म नहीं करते। तो बातचीत तो उसके बाद होगी, फिर तय होता है अगर वो ख़त्म करते हैं, जो कि मेरा अंदाज़ा ये है कि मोदी ख़त्म नहीं करेगा। उसका मैंने जो कैरियर, उसका जो मैंने तौर तरीका देखा है, उसने अपने किसी भी नुक्ते के ऊपर अपने पॉइंट या अपने स्टेप को वापस नहीं लिया। किसानों के मामले में देख लें, पूरे मुल्क के किसान आखिर वो रुल गए, उनका नामो निशान मिट गया। वो खुदा जाने अभी वापस अपने खेतों में चले गए होंगे, लेकिन इसने अपने कवानीन नहीं बदले। उनको ये इसने कहा कि मैं इस पर अमल दरामद रोक दूंगा कुछ अर्से के लिए, लेकिन ये नहीं किया कि कानून बदल दे, तो वो स्टेप वापस नहीं लेता और ये भी नहीं लेगा। असल चीज यही थी कि कश्मीरियों को उठना चाहिए था। मैं हमेशा कहता हूँ कश्मीरियों को धोखा देते हैं कश्मीरी अपने, उनके अपने जो साथी जिसमें फारूक अब्दुल्ला है या दूसरे, ये जिनको वजारतें मिलती हैं, ये लोग हैं जो कि कंप्रोमाइज करते हैं। वरना भारत के लिए बड़ा मुश्किल होता कि वो कश्मीर में कोलिशन गवर्नमेंट बना लेता है या इलेक्शन भी करवा सकता है। इलेक्शन करवाने के लिए उनको यही लोग मदद करते हैं, फिर वो हुकूमतों में आ जाते हैं, एक हुकूमत बन जाती है तो उसकी रिट हो जाती है किसी न किसी तरह। तो आसान लफ्जों में तो जनरल साहब ये कहना है फिर गलत ना होगा कि ये लोग भारत के सहूलतकार है, उसको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिससे वो इलेक्शन करा के दुनिया को एक जाली सी तस्वीर दिखा सके और अपने मकासद पूरे करे। बिल्कुल है। आप यूं देखिए कि इन्होंने सवाए गुप्कार की वो रेजोल्यूशन के कभी इन्होंने बाहर निकल के कोई बात की है भारत के खिलाफ के जनाब ये क्यों आपने किया है? इन्होंने नाम ही नहीं लिया। गुप्कार रेजोल्यूशन जो है उसमें इन्होंने ये जिक्र जरूर किया जो महबूबा मुफ्ती बात कर रही हैं, लेकिन उसमें भी जान नहीं है क्योंकि उसमें तो सारे वो किराए के लोग बैठे हुए हैं मोदी के अपने। तो ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है जो कि अभी डेवलप हुई है। अच्छा जल्द साहब, मुझे आगे बढ़ना है, एक और मौजू पे आपसे एनलाइटन होना है हमने, और वो है एक तो इमरान खान साहब का जो डिसीजन अड्डे ना देने के हवाले से, और फिर पोस्ट विदड्रॉल जो अमेरिका का क्या सिचुएशन है। एक यहाँ अजीब खौफ और राज की फिजा भी है कि वहाँ पर तो तालिबान है, अब वो खाना जंगी वहाँ होती है या उसका स्पिल ओवर इधर आता है। आप अगला सिनेरियो कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो जो अड्डे ना देने का किस्सा है ये बड़ा लॉजिकल है और इसकी बड़ी जबरदस्त बुनियाद मौजूद है जिसकी वजह से ये फैसला है। पहली बात ये कि पाकिस्तान में अवाम इसके खिलाफ है। अवामी रिएक्शन में अगर आप देखें तो इसकी बड़ी पदील आई है, ये किसी ने नहीं कहा कि हमें देने चाहिए। दूसरी बात ये है कि अमेरिका यहाँ पे बदअमनी छोड़ के चला गया, ये खित्ता डिस्टेबलाइज्ड है। अगर इसमें अमन लाने की कोशिशें अभी होंगी तो वो रशिया करेगा, चाइना करेगा, पाकिस्तान, ईरान करेंगे, ये खित्ते के अपने मुल्क करेंगे जो इसके हमसाए हैं। अब अगर अड्डे आप देते हैं तो क्या आप इनके साथ इत्तेहादी रह सकते हैं? ये जो 4 मुल्क, इनके अपने मुफाद है कि अब अमेरिका यहाँ से निकले। तो आपके लिए अगर आपने खित्ते के मुल्कों के साथ मिलकर काम करना है तो ये इंतहाई जरूरी था कि अमेरिका को आप बेसिस ना दें, वरना उनके मुफादात, रशिया के और चाइना के मुफादात पे असर पड़ सकता था। तो आपने बड़ा लॉजिकल फैसला किया। अब आपको खित्ते के मुल्कों का तावन हासिल होगा। तीसरी बात थी आपके अफगान तालिबान, उन्होंने भी कहा, और एक बिला वजह हमने इतना अरसा अफगान तालिबान की जो उनकी तरफ से कोई नाराजगी मोल नहीं दी, अब वो भी हमारे दुश्मन हो जाते हैं जबकि आखिर गेम आई है। तो हमने अच्छा किया कि ये नहीं किया। अब आगे सूरत हाल ये है कि हम अफगान तालिबान को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ताकत के बलबूते पे वहां हुकूमत कायम की
तो वहां पे खाना जंगी नहीं रुकेगी, क्योंकि दूसरे फ्रीक सारे जो हैं उनको कोई ना कोई प्रॉक्सी बना के बाहर से मदद करता रहेगा और वो लड़ते रहेंगे। हमें चाहिए वहां पे स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी तब आएगी कि अफगान तालिबान ठीक है एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाए, काबुल पे कब्जा करने से पहले वो सबको मुज़ाकरात के लिए वापस बुलाएं कि जी आए मुज़ाकरात करें, और फिर बेशक अपने मुतालबात मनवा लें, लेकिन सबको ऑन बोर्ड होना जरूरी है। अच्छा जनरल साहब सिर्फ एक सवाल आपसे, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ हालात ख़राब होते हैं जिसके बज़ाहिर कुछ आसार लग रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में उसके खदशात हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यकीनन इससे आगाह होगी, इनकी हिकमत क्या होनी चाहिए? देखिए ये बिल्कुल खतरा है, उसको आप यूं ले लें कि आज भी अफगान गवर्नमेंट की पूरे अपने इलाके पे रिट नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके जो उनकी रिट में नहीं है उनमें दहशतगर्दों के ग्रोह और ग्रुप मौजूद हैं। दाइश के एलिमेंट भी हैं, अलकायदा का कहते हैं शायद उसका भी कोई हो, लेकिन टीटीपी वगैरह खुरासानी ग्रुप ये तो मौजूद है वहां पे। तो वहां पे जरूरी ये है कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट वो बने, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो जिसका सबको सारे जिसको सपोर्ट करें और उसकी रेट पूरे अफगानिस्तान पे हो। फिर आप उसको कह सकते हैं कि जनाब आपके फना इलाके से हमारे ऊपर हमला हुआ है, उसको पकड़ें, तो वो आपको जवाब देंगे। अच्छा जनरल साहब, एक और शेख रशीद साहब ने बयान दिया है, और ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है वो कह रहे हैं हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, ये जरा सुन लीजिए फिर मैं आपका कमेंट लेता हूँ। सुनाइए शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं वज़ीर दाखिला। जोहर टाउन के कल वाक़े में पंजाब पुलिस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और हम मुलजमों के बड़े करीब हैं, और जो लोग पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, पाकिस्तान कभी अंडर प्रेशर नहीं आएगा। और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमने 86% फेंसिंग कर दी है, ईरान बॉर्डर पर 46% फेंसिंग हो गई है। अफगान बॉर्डर की फेंसिंग इसी 1-1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगी, और ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग जो है, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, वो इस साल तक मुकम्मल हो जाएगी। जनरल साहब इस हवाले से ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर जो दाखिला है उन्होंने थोड़ा सा इंडिकेट किया कि पाकिस्तान तकरीबन 85% सिक्योर है, और उन्होंने इंडिकेशन दिया कि पाकिस्तान में नेगेटिविटी आ सकती है अफगानिस्तान से। जो मगर मैं थोड़ा सा सवाल जो मेरा कंसर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि अफगानिस्तान का सदर अशरफ गनी और वहाँ का जो दूसरा मोस्ट पावरफुल आदमी अब्दुल्ला दे आर मीटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट टुमारो। ठीक हो गया जी, अमेरिका का जो वज़ीर दिफा है वो अफगानिस्तान और भारत का दौरा करता है, पाकिस्तान नहीं आता। पाकिस्तान को कल वाली मीटिंग में कोई किसी किस्म की इन्विटेशन नहीं है, और अमेरिका का अपना सेनेटर ग्राहम का एक ट्वीट में पढ़ रहा था कि वो कह रहा है मेरी समझ से बाहर है कि वेयर इज़ पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत से क्यों रब्ता नहीं कर रहा। तो ये क्या है, ये हमें कोई ये जो खामोशी अमेरिका की तरफ से है ये हम समझ नहीं पा रहे। वेयर इज़ पाकिस्तान एंड अमेरिका रिलेशनशिप? ये बिल्कुल दुरुस्त है, अमेरिका पाकिस्तान को अभी कांटेक्ट नहीं करेगा, इमरान खान को कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये इंटेलिजेंस लेवल पे उनका इंटेलिजेंस चीफ वगैरह अगर कोई बात करे या मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है थोड़ी बहुत, उस पर कोई बात आए। इसकी वजह क्या है, ये हमें ये इसी से समझना चाहिए। अब अमेरिका की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, पाकिस्तान को वो कहीं नहीं देखते, वो सिर्फ अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से बातचीत आपसे कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और वो उसमें अपने स्ट्रेटेजिक रोल को शामिल नहीं कर रहे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी इंडिया के साथ है और वो चाइना के अगेंस्ट है। आप इंडिया को हर तरह की सपोर्ट देंगे, इंडिया आपका दुश्मन है। चाइना आपको हर तरह की सपोर्ट देगा, चाइना से उनकी दुश्मनी बन गई, तो आप तो उस इक्वेशन में कहीं नहीं आते। लिहाजा वो जो ग्राहम ने जो ट्वीट की है, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अफगानिस्तान के अमन के लिहाज से तो रेलेवेंट है, लेकिन अमेरिका को अगर अफगानिस्तान का अमन इतना अजीज होता तो जब वो वहां बैठे थे, अशरफ गनी स्पॉइलर था, भारत स्पॉइलर था, इनकी स्पॉइलिंग को रोकते और अमन की बातचीत को आगे बढ़ाते। इनके सामने कैदियों का मसला जो है वो 6 महीने डिले किया है उसने अशरफ गनी ने, अमरीकियों ने तो नहीं रोका। असल चीज ये लगती है कि अमरीका भी गालिबन अब नहीं इंटरेस्टेड कि ये अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो। अगर अफगानिस्तान स्टेबलाइज होता है तो आपका सी पैक जो है वो उसकी पूरी फुल पोटेंशियल जो है वो इस्तेमाल होनी शुरू हो जाती है, यानी दूसरे लफ्जों में रशिया भी कनेक्ट होता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा जनरल साहब, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, और ये तो सारी ग्रेव सिचुएशन आपने पेंट कर दी। अब जो डिस्कशन हमारे यहाँ हो रही है उसका मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ। पार्लियामान में क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, और कितनी हमारी जो सिविलियन लीडरशिप कितनी संजीदा है, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट, ये जरा सुनाइएगा और फिर जनरल साहब से कमेंट लेते हैं।
किसी ने तनकीद ये कर रहे थे, खामोश थे। अयान अली का नाम आते ही शोर मच गया। है कौन, बताइए तो सही, है कौन ये? सारा शोर मच गया। हमें तो नहीं पता ये हरीम शाह कौन है जो दंदनाती फिरती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती है और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठती है। कौन है ये? अब जल साहब, हम भी चाहते हैं सिविलियन बालादस्ती हो, लेकिन ये कितना कैलिबर है इन लोगों का, और ये क्या बातें, जरा इस पे आप जरा कमेंट करेंगे। देखिए, ये बदकिस्मती है कि एक तो एक्सपर्टीज नहीं है, ना ये एक्वायर करते हैं, लेकिन कम से कम कुछ सीरियसनेस हो, कोई अखलाकियात हो तो चले, उससे बात बन जाए। इसी तरह ये कोई ना कोई बयान हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी ठोक देते हैं, जिससे कि अगले दिन आपको याद होगा कि वो एक इंटरव्यू में अफगान एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे, एक अफगान टेलीविजन चैनल को, तो वो इस चक्कर में फंस गए कि उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है या नहीं है। हालांकि उसमें बात कर सकते तो कहते थे ये कंट्रोवर्शियल चीज है, ये अल्लाह को पता है कौन शहीद है कौन नहीं है, हम तो नहीं फैसले कर सकते ये। लेकिन बात ये है कि चूंकि तवज्जो सारी अपनी इसी तरह की सियासत पे है जो पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं, तो हमें मायूसी फिर दिखनी पड़ती है। इस पे बहुत ज्यादा कोई अक्लमंदाना फैसले नजर नहीं आते। जनरल साहब, एक तरफ तो आपने खुद अक्कासी की कि रशिया और पाकिस्तान, चीन मिलके सीपैक को आगे ले जाना चाह रहा है, अमेरिका रुकावट चाह रहा है, भारत रुकावट चाह रहा है। क्या इस मौके पर हमारे पॉलिटिशियन, चाहे हुकूमत और अपोजिशन, इन्हें मुल्क की इस्तेकाम जरूरी नहीं है? हमें यकजुबा होकर नहीं रहना चाहिए? हम तो जो आपने कौमी असम्बली में हुआ वो देखा होगा, जो बलूचिस्तान असम्बली में हुआ कि बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़े हैं, तो ये रवायात, ये जमहूरियत अवाम के लिए है कि मुल्क दुश्मनों के लिए? भट्टी साहब, मैं यही कह सकता हूं कि इनको मुल्क का किसी को कोई ख्याल नहीं। आप देखिए, बजट सेशन था, मैं सिर्फ एक सेंटेंस कह दूं, बजट सेशन था, पाकिस्तान का बजट 8,400 अरब का बजट था, और इसमें से 3,100 अरब आप दे रहे हैं डेट सर्विसिंग के लिए इस साल, जबकि अगले साल ये 4,000 से ज्यादा होगा, क्योंकि इस दफा कुछ मुल्कों ने आपसे कर्जे की वो कहा है, G20 में बाज़ मुल्कों ने कहा जी ठीक है हम नहीं लेते इस दफा। आप सोचिए कि आधा बजट आपका अगर सिर्फ कर्जा उतारने की तरफ जाता है, और कर्जा वो भी कर्जा लेके आप उतारते हैं, तो क्या ये मुल्क कभी भी अपने पांव पे खड़ा हो सकता है? आज पार्लियामेंट में बहस ये होनी चाहिए थी कि हमने आइंदा मुल्क को कर्जों से कैसे बचाना है, या जब कर्जे ले चुके हैं इसके लिए क्या प्लान, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कर्जे उतरने शुरू हो जाएं। ये किसी एक का मसला नहीं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी का मसला है। ये छोड़ के जाएंगे, अगली पॉलिटिकल पार्टी आके गवर्नमेंट जिसकी आएगी वो यही कहेगी कि पीछे वाले मुझे ये पकड़ा गए, लेकिन ये हल तो नहीं है मुल्क का। किसी न किसी ने ये प्लान करना है कि ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है और बहुत हमें इस हवाले से बड़ी साहब, अब मैं ये क्या कहूँ, यानी एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ यहाँ पे जितनी रैंगलिंग चल रही है कि जनाब वो सिलेक्टेड जनरल साहब ने बहुत माकूल बात की है कि 300 कुछ आपके कर्जे में चल, अगले आधा से ज़्यादा बजट चले जाएगा। और यार असम्बलियाँ बनी है इस मुल्क को प्रॉब्लम की मुश्किलात से निकालने के लिए। बड़ी साहब, मैं आपकी बात जारी रखूंगा और मलिक साहब आपसे भी पूछूंगा कि कितनी सीरियसनेस है यहाँ पे, यहाँ ज़ाती मसाइल चल रहे हैं या कौमी मसाइल चल रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, आज ये नवाज शरीफ साहब की अपीलें तो खारिज हो गई, ये लग रहा था खारिज ही होनी है, एक बंदा वैसे ही अब स्कॉन्डर है, तो क्यों अपीलें कर रहे हैं ये? देखिए, मेरे ख्याल में तो आज फैसला ये होना चाहिए था, अदालतें यकीनन और इनके कानून के मुताबिक करती हैं, वो एक इख्तियारी थे। जब उन्होंने इधर की तो वो इधर पाकिस्तान में थे, ये तो होनी रिजेक्ट थी। असल ये था नवाज शरीफ को भेजा किसने है, उन्हें बुलाओ, गारंटर कौन था, तुम्हें यहां से किसने निकाला, यहां से किसने निकाला, मुझे बाहर भिजवाओ नहीं। असल सवाल ये है कि अदालत ने कहा कि उन्हें ये रिलीफ इसलिए नहीं दे सकते कि वो मफरूर है, इश्तिहारी हैं। सवाल तो ये होना चाहिए था मफरूर हुए कैसे, इश्तिहारी करवाया, मुझे जेल से किसने निकाला? जब वो एक मुजरम था तो मुल्क से बाहर गया क्यों, इजाजत किसने दी, कौन सहूलतकार था, उसे बुलाओ आज अदालत में, वो बताए कि नवाज शरीफ को लेके आओ। तो इनका मसले कश्मीर फिर इनका तो यही हुआ ना कि मुझे इससे किसने निकाला, अब मुझे हुकूमत से किसने निकाला, ये मसले कश्मीर साहब। ये तो एक कुछ जाहिल मुतलक भी होना, वो कहते हैं जी इश्तिहारी जब तक खुद पेश नहीं होता, सिलेंडर नहीं करता, आके मुल्क में
उसकी बेल ही नहीं सुनी जा सकती, उसे रिलीफ मिल ही नहीं सकता। वो तो इफ्तार चौधरी जब जियाउल मुशर्रफ दौर में हुए थे, उस सौदेबाजी पे आ जाए तो फिर आ जाए। असल मेरी नज़र में ये होना चाहिए था भाई, हाई कोर्ट यकीनन साहब हमसे बहुत बेहतर जानती है, वो कहते हैं भाई ये मुल्क गया क्यों, इश्तिहारी बना कैसे, आपने इसको मुल्क की सरहद से बाहर जाने क्यों दिया जब ये मुजरम था। मेरा तो सवाल ये है, सवाल तो मौलवी साहब यही बनता है कि मुझे यहाँ से किसने क्यों निकाला। वो तो अदालत का काम था, मगर थोड़ा सा इस फैसले में एक दो चीज़ें मैं शेयर आपसे कर दूँ जो मतलब इंटरेस्टिंग है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें, क्योंकि वो मफरूर थे, इश्तिहारी थे, लिहाजा उनका कोई वकील नहीं हो सकता था, तो आज़म तारड़ साहब जो थे वो मावने अदालत थे। उनका केस ये था कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है तो आप उनकी अपील का हक रहने दें। तो ये जो फैसला हुआ है एक हवाले से नवाज शरीफ के हक में गया। वो हक में क्या गया है कि फैसले में ये कहा गया कि अगर नवाज शरीफ वापस आए, गिरफ्तार हो जाए, सरेंडर हो जाए, जब भी वापस आएगा तो उसका अपील का हक कायम है और वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ये पॉजिटिव गया नवाज शरीफ के लिए, ये मेरी राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। दूसरे इसमें दो बंदे और थे, एक थी मरीम साहबा और दूसरा थे अपना कैप्टन सफदर। उनकी अपीलें मंजूर हो गई हैं। 6 जुलाई को ये केस वो सुनने जा रही है अदालत। उनका केस नहीं ना, अब थोड़ा सा मिस करें, अलग कर दिया गया, वरना वो बेले सुनी नहीं जाती। नवाज को अलग कर दिया वो क्योंकि इश्तिहारी थे, इश्तिहारी और मफरूर की केस की पे रिलीफ नहीं मिल सकता, वकीला ने कर दिया। लेकिन मुझे हैरत है, मगर नवाज शरीफ बच गए हैं ना, वो उन्होंने कहा इसको अलग करो, वापस आके अपील कर सकते हैं। एक बंदा मुजरम है, इश्तिहारी नहीं, अपील का हक तो आप 100 कत्ल करें उसको भी होता है, नहीं अपील तो उनको फिर भी नहीं। इस मुकदमे देखें उनकी एक 7 साल की सजा थी, वो तो अदालत का एक अच्छा फैसला है, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि अपील कर सकते हैं। वकील थे हमारे बड़े काबिल एहतराम, अभी किनका नाम, आजम तारड़, उन्होंने सेनेटर बनाया, उन्होंने उनको अपना मामर बना लिया। कमाल है भाई यार। अच्छा नहीं, वो भी ये कहते हैं कि 22 में ना सितंबर के बाद मैं बात। अच्छा बड़ी साहब एक चीज़ और है, एक चीज़ में आपको और भी सुना दूं। पहले तो पता चला था कि वालिद मोहतरम की यादाश्त जाती रही, उस मतलब कोई टेम्परेरी लॉस ऑफ हो गया था। आज उनके बेटे ने क्या कहा है, मैं जरा वो थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बड़ा दिलचस्प है। हमजा शरीफ की बात कर रहे हैं जी, हमजा की बात, हमजा साहब कि 2008 से ये FIA में कहा है उन्होंने, 2008 से 2018 तक मैं मेंबर कौमी असम्बली रहा। फैटफ के कवायद या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2000 कवायद से नावाकिफ हूँ, मुझे नहीं पता। दूसरा उन्होंने कहा कि ये इंसदाद करप्शन एक्ट 1947 से भी मैं वाकिफ नहीं हूँ। फिर उनका सियासत में मसरूफ़ होने की वजह से मुझे नहीं पता मेरे ज़ाती अकाउंट में पैसे कौन जमा करवाता रहा। फिर उनका कहना था लाहौर में अवामी प्रोजेक्ट्स के मुतालिक इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों से कभी मुलाकात नहीं की। सलमान शहबाज और रमज़ान शुगर मिल्स के मुलाजमीन बैरून मुल्क क्यों फ़रार हुए, मुझे इल्म नहीं है। रमज़ान शुगर मिल्स का CEO रहा हूँ, लेकिन उसके चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट में 25 अरब रुपया किसने जमा करवाया, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इन 25 अरब में अगर कोई नाजायज़ रकूम आमदन आई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। रमज़ान शुगर मिल्स के डायरेक्टर सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और मेरे ख़ानदान के बैरून मुल्क कोई खुफिया असासे नहीं है। इल्ज़ामात का जवाब मेरी कानूनी टीम देगी। ये हमारे एक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के हैं जिनकी यादाश्त नहीं है, और एक हमारी अपोजिशन लीडर हैं जिन्हें इन कवानीन का इल्म नहीं है, जिन्होंने कानून बनाने हैं, पंजाब में इन्होंने कानून बनाने हैं। जी बड़ी साहब, मेरा तो सिर्फ एक गुजारिश है, हम पहली को पर्दा शुरू करने देते हैं बैंक में फ़ोन करके कि सैलरी आई कि नहीं आई। मुझे पाकिस्तान में 10 गरीब आम लोग चाहिए जिनके अकाउंट में महाना इनकम उनकी 50,000 है, तो उनके 50 करोड़ आ रहे हैं और उन्हें पता ना हो। मुझे कोई एक ऐसी मिसाल दे दें आपके अकाउंट में कितने की दफ़ा आए हैं पैसे? कैसे आने हैं भट्टी साहब, मैं ठेका बेचे हुए थे आना यार। ये क्या है कि दौलत भी इन पे मेहरबान, कानून भी इन पे मेहरबान, इंसाफ भी इन पे मेहरबान और जुल्म भी इन पे मेहरबान। जुल्म भी इनसे पूछता है तुम्हारे पे नहीं होना, बताओ मैंने किस पे करना है। 25 अरब रुपया मलिक साहब उनकी है। मेरी जिंदगी में मेरा कोई 160 साल को हो गया हूँ, 25 रुपए कभी किसी ने जमा करा, 25 रुपए मुझे आज तक गलती से कभी नहीं। 25 अरब रुपया, और CEO है ये बंदा, ये CEO है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, कह रहा है ये, और ये कहता है मुझे नहीं पता इन चपड़ासियों के अकाउंट में कैसे पैसे आ गए और फिर मेरे अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तो मेरी बात सुने। हाँ, तो मुझे तो डर है, हमजा हमारे बड़े प्यारे दोस्त है, वो चपड़ासी हमजा साहब को ना एम्प्लाई रख ले। 25 अरब का अगर मेरा चपड़ासी मारा तो मुझे तो उसकी नौकरी करनी चाहिए, मेरी भी तनहा करोड़ा चला देगा। ढूंढे आप साहब, मुझे भी ऐसी नौकरी ले दे यार। इनको GNN में मुलाजिम करें ना लोगों को, हमें पैसे जिसके अकाउंट में लोग वो आता था ना, क्या था वो यार, जो
वो आता था ऊपर से मनोसलवा हज़रत मूसा की तो बात यार कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की, तो हमें भी कोई ऐसे यार नौकरी लेते जो करोड़ पे हमें भी बैंक में भेज दिया करे और हमें पता ही ना हो किसका। अच्छा, एक छोटी सी खबर आपको मैं दूं, मजेदार सी। सरदारी अच्छा, साहब आपके अकाउंट में अचानक अभी आपको पता चलता 2 करोड़ आया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ 10 रुपए भी है, 2 करोड़ तो मैं शायद बेहोश रहा हूँ जो दिल्ली में। नहीं बड़ी साहब, मुझे पहले अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी खबर मुझे पता है, वो बाद में बहुत समझ लेता हूँ। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? व्हाट डज ये क्या बता रहे हैं? देखें बात क्या है, इनके पास करोड़ों रुपए वाले बुकला हैं, वो जाके कहीं खपाते नहीं, अदालतों को खपाते यार मुझे उसको छोड़ देना, अब आप अगली बात ना करें। मेरा ये इसमें गिल्टी मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि कोई गड़बड़ है। देखें, मैं एक चीज का इदारे का CEO रहा हूँ, मुझे पता ना इसकी दुनिया की कोई रैशनल आप नहीं। कह रहे हैं गिल्टी है, अदालत ने 20 दिन की अबूरी 10 जुलाई तक जमानत। तो 20 दिन की जमानत का मतलब एक्विटल नहीं है, वैसे रिलीफ है। एक्विटल नहीं है, लेकिन ये इल्जाम आज 25 अरब का पहली दफा नहीं लगा, ये 2 साल पुराना है। अच्छा बड़ी साहब, मेरा अभी तक वो 25 अरब रुपए है कहां? बड़ी साहब, किसी भी मुल्क में, किसी और मुल्क में आपका अपोजिशन लीडर या कोई पॉलिटिशियन ये बयान दे अदालत के सामने या उस मुल्क के प्रेस के सामने या उस मुल्क की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के सामने, उसके साथ क्या होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ताकतवर के आगे कानून गुलाम है, बेबस है, लाचार है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में आपके पास पैसा है तगड़ा, अरबों, आप स्टेट बैंक लूटे 1 बजे, किसी खातून से अल्लाह ना करे कोई नाइंसाफी करे, अगर आपको कानून सजा दे दे तो मुझे पकड़ ले। इसमें कानून में सख्त ही नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही कहीं नहीं है जहां जाके आप इंसाफ मांग सको। इंसाफ या तो खरीदने की कुव्वत हो या छीनने की ताकत हो आपके पास, इंसाफ उसको मिलता है पाकिस्तान में। ये झूठ है। जब खबरें आती हैं, वो ख्वाजा आसफ हो, डॉक्टर आसम हो, वो हकान अब्बासी हो, वो जब पकड़े जाते हैं तो इतनी डिटेल आती है, मगर बाद में जिस तरह अपना साद रफ़ीक की भी ज़मानत होगी कल, अपना वो भी आके सारे आ जाते हैं। बहरहाल मैं एक शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपना जरदारी साहब ने 15 आम की पेटियाँ भेजी हैं शहबाज शरीफ साहब को, बड़ा प्यार मोहब्बत उनका चल रहा है आजकल। उन्होंने पेटियाँ उनको भेजी और उन्होंने ये बयान दिया है कि आप सबको बड़ा जल्दी पता चल जाएगा मैं लाहौर क्यों आया हूँ। तो क्या चक्कर है जी, क्यों लाहौर आए हुए हैं? देखिए, मैं बताऊं, पहली दफ़ा जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने तो मेरी उनमें गवर्नर हाउस मुलाकात हुई। उनका आना जाना मैटर ही नहीं करता। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, कल परसों चौथ आ जाएंगे, महीने साल कल परसों यूं ही गुजर जाएंगे बरसों। वो बड़ा वो तो जिस बैसाखियों पे ये हुकूमत खड़ी है, जिस बैसाखियों पे बावजूद के करप्शन के मीनार हद नज़र ऊपर आसमानों पे है, उसके होते हुए जरदारी साहब के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरदारी साहब की 6 या 7 सीटें हैं पंजाब में, सुन लेना अर्ज। काफ लीग की जो परवेज अली साहब मिलने गए उनकी भी वो मेरे सुन ले, क्या दोनों की मिला के 20 है, तो नून लीग के बगैर ये कर सकते हैं? परवेज अली साहब ने फरमाया कि PTI का वो हाल होगा जो ज़िमनी इलेक्शन में हो रहा है, अगले इलेक्शन में कोई सीट जो मतलब है काफ लीग का हुआ था। अच्छा, किसकी बातें मानते, जिनकी ये मान लेते होते हैं? यार बस मुझसे कुछ ना कहो। नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम अल्लाह बख्शे फौत हो गए, करैक्टर वाले सियासतदान थे, अब भी यकीनन कुछ हैं। वो कहते थे जब कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोले ना, सुनता जा शर्माता जा। मैं क्या कहूँ, आपको पता है 2018 में परवेज अली जब इलेक्शन लड़े थे तो PTI ने इनके मुकाबले पे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था तो बुहार चढ़ गया था कि ये हार जाएंगे। फिर वो कैंडिडेट कैसे बैठा, जरा ये भी बात पता कर ले। मैं कहूँगा तो बुरा मानोगे हजूर, ना मुझे पता है कैसे बैठा था, कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई थी। मतलब साहब एक बात तो ये है, देखिए भले किसी को जमानतें मिलती हैं नहीं मिलती, ये तो हमारा काम नहीं है। अपेरेंटली अगर हम क्लीन्स नहीं करते सियासत को जराइम पेशा लोगों से, और ख़ास तौर पे ये जो वाइट कॉलर मलक साहब, मैं आपको एक इसके बाद पूरा बात करें। यही नवाज शरीफ साहब, यही जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली कुछ अरसे बाद कहेगी देख ले इमरान खान ने पूरा जोर लगा लिया, हमारे पास हमारे ऊपर 1 भी रुपया करप्शन का साबित नहीं हुआ, ड्राई क्लीन होकर निकलेंगे। ये बात आज का प्रोग्राम हो रहा है ना, सही है, ये आप नोट कर लें। आज क्या तारीख है? 24 जून 2021। और सितम ज़रीफ़ी क्या है ये लिखे, और आप इमरान खान साहब आप भी समझे नहीं, आप इन्हें ड्राई क्लीन करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि आपके लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो बीच में हिस्सा ले रहे हैं। भट्टी साहब, बात यह है कि इसके बावजूद ये विक्ट्री साइन बनाएंगे कि इन्होंने खुद रिकॉर्ड पे कहा है कि एक तो मुझे कानून का इल्म नहीं है, खुद कानून बनाते हैं,
और दूसरी बात यह कि मुझे पता नहीं है ये 25 अरब कौन दे गया, मुझे इधर से दे गया 25 अरब, इसके बावजूद ये सारे फारे रहा। नहीं काजी साहब मेरी बात सुने ना, देखिए जरदारी साहब भी आज बड़े फख्र से कहते हैं मैं 12 साल अंदर रहा, फोटो कॉपी रिकॉर्ड ही गायब कर दिया। मुझे बता दें, आप इस मुल्क में जमहूरियत लाए हैं कानून साजी के लिए, कब वो कानून लाएंगे जब ताकतवर को सजा मिलेगी और खाली इल्जाम नहीं लगेगा, लूटा हुआ बंदा अंदर होगा, लंदन नहीं होगा, उधर गॉल्फ नहीं खेल रहा होगा और लूटा हुआ माल वापिस आके आम लोगों पे लगेगा। वो दिन हम अपनी जिंदगी में देखेंगे या मर जाइए। भट्टी साहब, जिस मुल्क में आप किसी एक वकील को बंदा भी मार दे उस पर पर्चा ना करवा सकते हो तो इनको कौन पकड़ यार फिर वकील नहीं वकील की गल करते हैं। आपके चीफ जस्टिस नहायत ऑनरेबल, जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट चल रही थी ना, अतन मनीला साहब से 2-4 मिलने की बात हुई, उन्हें 4 घंटे वकीलों ने यरगमाल रखा। कितने वकीलों को, तो इनको कौन हाथ डालेगा? हाँ जी। अच्छा, आपकी बड़ी खूबसूरत थिंकिंग है, अल्लाह करे पासन को वो लीडरशिप मिले, मगर रियलिटी ये है जो मैं आपको खबर देने लगा हूँ कि जरदारी साहब वही ओरिजिनल प्लान ले गए थे जब वो अपोजिशन में थे और उसमें नवाज शरीफ का एक रुकावट आई थी। प्लान वही है कि नवाज शरीफ, अब नवाज शरीफ ने भी एक फैसला किया है कि पार्लियामान की सियासत अलग है, वो शहबाज शरीफ करेगा, उसमें वो मुदाखलत नहीं करेंगे। तो मुझे जो खबर मिली है वो ये है कि जरदारी साहब इस प्लान के साथ आए हैं कि शहबाज शरीफ को पकड़ा जाए। आप परवेज इलाही का जो आपने बयान सुन लिया उसमें नवाज शरीफ क्या सियासत करेंगे, वो ये चाह रहे हैं पंजाब में ये इलेक्शन के अपना, इसमें एक फैक्टर और भी है, वो है जगीर तरीन का फैक्टर। वो फैक्टर है कि वो उनका ख्याल है कि बजट के बाद उन पर अगर हीट आती है वफाकी हुकूमत की तरफ से तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जरदारी साहब से मिलकर, उनके पास भी एक ऑप्शन है कि पीपल पार्टी में वापस जाएं, किसी तरह उनके साथ वो अपने 30 यानी मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, खबर और भी है कि वो ये इस प्लान, यानी वो जिस तरह भट्टी साहब ने खबर दी थी कि वो 50-50 करोड़ देके बंदे तोड़ने के बाद वो मैं नहीं दे रहा खबर, बार ये प्लान ये है कि आप पंजाब में बजट के बाद करेंगे। देखिए प्लान ये है बजट के बाद अगर जरदारी साहब के प्लान में 50-50 करोड़, वो असल ताकतें कुछ हो रहे हैं यार, बस उनका क्योंकि पाकिस्तान में यानी वो खरीदो फरोख्त का धंधा करेंगे। मेरी एक बात सुन ले, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत और नामालूम गाड़ी और नामालूम अफराद का एक तवील सफर है, आज तक नामालूम मालूम नहीं हो सका। आज़ादी सहाफत की जंग के वाले मैं इस बात को खत्म करता हूँ, वो छांगे मांगे वाली सियासत करेंगे, ये पार्लिमानी करेंगे। अच्छा, ये बुरहान कौन से आ रहे हैं मलिक साहब? वो तो अब आपकी जब से हाउसिंग के नहीं यार, मेरा सादा सवाल। अच्छा, वो सवाल, ये टाइम बड़ा कम, आप मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करें। ये डीसी रेट है 5-7 करोड़ रुपए का, हर जो वीवीआईपी, हर डीएचए हो या दूसरी हो, वहां 5-7 करोड़ का प्लाट बिक रहा है। सही है। तो क्या उसमें डीसी रेट क्या है? ये कहां सुना है 450 अरब रुपए का टैक्स चुराया जाता है। अच्छा, बड़ी सिंपल जुबान में जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सिंपल जवाब है डीसी रेट के मुताबिक हुकूमत का एक इदारा है ना, आपकी जिले हुकूमत कहती है कि ये घर, ये मकान जो है ना 1 करोड़ है इसकी वैल्यू, या 10 लाख है या 15 लाख है, वो फ्री मार्केट की प्राइस नहीं बोलते। मतलब मेरा घर जो नहीं बोलते, वो यही डीसी रेट का फ्रॉड है। या तो आप सीधी बात करें कि ओपन मार्केट में जितने का घर, देखिए बात होती है मैंने जितने का घर बेचा है, मैंने 1 करोड़ का बेचा, 2 लाख का बेचा है, वो टैक्स उस पर होना चाहिए। डीसी रेट की क्या जरूरत है? आपकी ये कहे कि भाई आपने जितने का घर बेचा है, मेरी इनकम आई है ना, मैंने आपसे 10 करोड़ का बेचा है, 5 करोड़ का बेचा है, 2 रुपए का बेचा है, मैंने टैक्स उस पर देना है। हमारे यहाँ इन्होंने फ्रॉड ये रखा है, ये सारा माफिया मिला है। सवाल क्लियर कर दें, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके जो प्लाट बिकते हैं, उनकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो उस पर टैक्स डीसी रेट पे दिए जाते हैं। डीसी रेट एक होता है ना, डीसी रेट होता है या वो सोसाइटी अपना लेती है। ये पाकिस्तान कायदे में बनाया था आम शहरियों को उनके हकूक देने के लिए। बदकिस्मती यहाँ हाकमे वक्त रहे, इन्होंने चंद लुटेरे सियासतदान या बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट पहने। आपको खबर दे दूं, छोड़ दे यार, ये फ्रॉड पाकिस्तान में करप्शन को बुरा ना किया करें, लोग माइंड करते हैं। दूसरी बात, ग्रेड 21 के 2 अफसर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा को मिलके आए हैं, जो शहबाज शरीफ के दौर में एक कमिश्नर लाहौर रहा था, 2 अहम पोस्टों पे रहा था, इस वक्त पाकिस्तान की पंजाब की करीम तरीन पोस्ट पे है, वो अपोजिशन लीडर को सलाब करके आए हैं। ये क्या ये मिल की कोई मिली भगत थी पहले इनकी, या माल मिल के खाते थे या वैसे प्यार मोहब्बत थे? यार मैंने तो आपको खबर दे दिया, पंजाब की तरीन पोस्ट पे है एक ब्यूरोक्रेट काला ग्रेड 22 के, और अहम तरीन एक जंगीर तरीन है, एक शौकत तरीन है, अहम तरीन शहबाज मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को मिलके आए हैं।
बस अंदर की बात बताए ना, क्या गुफ्तगू हुई कि मुल्क में जमहूरियत कैसे बात करनी है, मुल्क में जमहूरियत। इसका मतलब ये हुआ ना कि इस मुल्क में जो हुक्मरान है वो तो आपके वज़ीर-ए-आला पंजाब अपने उस्मान साहब है, वो लगता है वो फिर है ही नहीं, तो यहाँ तो अभी तक हुई हैं दो चीज़ें बड़ी ना। आपकी ब्यूरोक्रेसी देखो, एक वज़ीर-ए-आला पंजाब बज़ाहिर उस्मान बुज़दार के मतहत, एक नून लीग के मतहत है, पूरे देखे वो भी वो सही है। अच्छा, ये पीटीआई के जो सीएम है, इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें आपको, हमारे आपने कहा था ना पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है, उसमें पेशावर के वाले से मैं खबर देता हूँ, 4,700 के करीब इतराज़ात हुए हैं जो उन्होंने वहाँ पे जो मेट्रो बस बनाई है ना पेशावर में, उसमें इतने इतराज़ात आए हैं। ये उसमें एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि इसमें फ्लॉज आप निकालें, बस 5,000 के करीब उन्होंने नुक्स निकाल दिए हैं, और 3 साल से वहाँ पे जो ये सेफ सिटी का मनसूबा है वो पूरा नहीं हो रहा। सिंध की सुन लें, सिंध में अपना उज़ैर बलोच ने ऑन रिकॉर्ड अदालत में बताया कि अपने जरदारी साहब की जो हमशीर है उनको मैं बत्ता इतना हर महीने उससे छीन के देता रहा हूँ। तो यहाँ चारों तरफ आपको खबरें आप अच्छे आदमी हैं, मुझे वो बताएं जिसको सजा हुई हो यहाँ मुल्क का खजाना लूटने पे, लोगों की हक तलफी करने पे, वो बंदे का नाम नवाज शरीफ जो लंदन में बैठा। मलिक साहब, मेरा फिर आपसे सादा सवाल है, प्रोग्राम खत्म होने लगा है। हमजा शहबाज साहब की बात मैंने सुना दी आपको, मोहतरमा तालपुर साहिबा की बात आपने सुना दी, और इधर की बात भी आपने कर दी, ये जो KPK है, तो ये तमाम लोग मिलके हमें हमारे हकूक लेके देंगे। और देखें ना ये इसका असर क्या है? आपकी बात वो होती रहेगी, इसका असर नहीं रहेगी। जवाब देना, मैं छोटा सा दुनिया सिविलियन सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ती है इन्होंने। काजी साहब, जब हमारी सियासत जो दान नाकाम होता है, कीमत मैं अदा करता हूँ। दुनिया में मेरा पासपोर्ट तीसरे चौथे नंबर पे, 300 बंदा हर महीने दुनिया में डिपोर्ट कर रही है, और वो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो $30 बिलियन आपको देते हैं। दुनिया इसलिए हमसे इज्जत नहीं करती कि हमारी लीडरशिप करप्ट नहीं, दुनिया आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। कोई भी लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी की मर्जी के मुझे बात बताएं, 446 लोगों को वो करते हैं सालाना। जी हाँ, जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्टेड है उसे तो नहीं निकालते। बड़े नेक लोग हैं वो, जराइम पेशा लोगों को पनाह देते हैं, और जो मजदूरी करने जाते हैं बेचारे वहां पे, यहाँ से तंग आकर मुस्लिम भाई, तो वो भी तो जराइम पेशा है। अरब वालों ने निकाले वो उनको कह लें यार, मेरा कोई दोस्त नहीं है यहाँ हमारी साफत में मलिक साहब, हम नहीं किसी को सपोर्ट करते। कुछ और बात मैं ये कह रहा हूँ कि जराइम पेशा लोगों को और प्राप्तियां, मेरी बात सुनो, इधर से 22 करोड़ आवाम का खून निचोड़ो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में खरबों रुपए कमीशन लो, और लंदन और अमेरिका ले जाओ, आपको इज्जत देंगे। बस कहना यही था कि जराइम पेशा लोग वतन अजीज में हों या यहाँ से भाग के बाहर चले जाएं, उनके फूल रोज खिलते हैं, और जो मेहनत कश हैं वो हर जगह जलील होते हैं, यहाँ रह रहे हों या बाहर जा रहे हों। इजाज़त, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।